औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना। नाज़रीन, हर इतवार के शाम की तरह मेरा हर दफ़ा एक मुख्तलिफ मौजू पे प्रोग्राम होता है तबादला ख्याल। नाज़रीन, आज मेरे तबादला ख्याल का जो मौजू है वो है यंग जनरेशन। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में यंग जनरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में यंग जनरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज मेरे इस तख्ते लाहौर में एक मुख्तसी या यूँ कह लें लातादाद किस्म के बढ़ते हुई तादाद में नाइट चाय कैफ़े। नाज़रीन, आज हम लाहौर की एक ऐसी शारा पे मौजूद हैं जहाँ पे बेशुमार चाय कैफ़े मौजूद हैं, जहाँ अक्सर नज़र आते हैं स्टूडेंट्स, यंग बच्चे बच्चियाँ रात को चाय की चुस्कियों से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। तो हमने सोचा कि एक भरपूर प्रोग्राम इस पे किया जाए, अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों से पूछा जाए कि आप रात के इस पहर में यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ कवालियों की सर कानों में गोलती हुई एक सुरों के साथ क्या यहाँ पे सिर्फ वक्त गुजारने आते हैं या हफ्ता इतवार अपना वीकेंड स्पेंड करने आते हैं या इसका कोई और भी मकसद होते हैं। तो आज हमने जिन मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान शफीक। सलमान, तो मुझे बताइए कि आप यहाँ कितनी जो सैलरी जो यहाँ से गेन करते हैं, तो इस वक्त जो मुआशी हमारे मुल्क के हालात हैं, आपके कारोबार पे भी इसका कोई असर पड़ा है? जी जी बिल्कुल, कारोबार के तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। अच्छा, पहले और अब में क्या फ़र्क क्या है? पहले जो था ना, वो एक बंदा कमाता था, 10 बंदे खाते थे। ठीक है, अब 10 बंदे कमाते हैं, एक बंदा खा नहीं सकता। ये आपको कब से लगा है कि इतना ह्यूज फ़र्क जो है ये कब से आया? सर, ये रिसेंटली 2-3 सालों से ये फ़र्क आया अभी जो मैंने महसूस किया है। अच्छा ठीक, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पेशावर कैंट से। अच्छा, पेशावर से यहाँ आए हुए हैं? जी जी, अच्छा, वाह जी वाह। तो पेशावर में आप ने यहाँ क्यों समझा कि लाहौर में नौकरी की जाए, पेशावर में नौकरी नहीं है? सर, नौकरी की बात नहीं है, दरअसल मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, वो आर्मी में थे। अच्छा ठीक है, तो वो फिर उनकी डेथ हुई तो हम फिर लाहौर शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली के साथ हम लाहौर आ गए। अच्छा, अब आप सारी फैमिली यहाँ लाहौर? जी जी बिल्कुल, सारी फैमिली। पेशावर से कब से आए हुए हैं? हम तकरीबन 2005 में आए थे। 2005 में जी। पेशावर के रिलेटिव तो आपके वहाँ ऑफ कोर्स होंगे अभी भी। अच्छा, पेशावर में खान साहब की चूँकि हुकूमत रही है, तो आप कौन सी हुकूमत में पेशावर में, किसकी हुकूमत में पेशावर ने तरक्की की? सर, तरक्की जो है ना वो नवाज शरीफ की हुकूमत में ही तो की थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में की थी। ठीक, क्या किस तरह की आप समझते हैं तरक्की की थी? सर, कारोबार के लिहाज से भी सही था, बिजनेस था। अच्छा, वहाँ एजुकेशन कैसी है स्टूडेंट्स की? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस? एजुकेशन अच्छी है वहाँ पे। अब तकरीबन 4 साल पहले एक कॉलेज बना है और नौशहरा में, तो वो बहुत अच्छा है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। ये सरकारी कॉलेज है जी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये सरकारी कॉलेज है। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, जैसे खान साहब की हुकूमत आई गालबन, उसके बाद PML नून ने हुकूमत की है, तो आप समझते हैं कि PML नून की दौर की हुकूमत जो है वो तरक्की याफ्ता रही है? तरक्की याफ्ता थी बिल्कुल। ठीक, अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। आप राना साहब को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम राना साहब, अस्सलाम। पूरा नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम है प्रोफेसर एहसन हबीब। अच्छा, माशाल्लाह, आप प्रोफेसर भी हैं। राना साहब, आप PhD प्रोफेसर हैं या आप यूनिवर्सिटी किसी में पढ़ाते हैं? किस चीज़ के प्रोफेसर हैं? सर, मैं बेसिकली मेरी ना चेन है कॉलेजेस की। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। जी जी, इंस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। अच्छा, गुड। अच्छा राना साहब, आपसे तो चलें, ये तो बड़ी काम की बात है। राना साहब, ये जो एजुकेशन वाला प्रोफेशन आपने चूज़ किया है, तो ये मुझे बताइए, आपके जो इस वक्त हमारे मुआशी हालात हैं मुल्क के, इन मुआशी हालात में भी कोई आपके एजुकेशन सिस्टम में कोई फ़र्क पड़ा? सर, डेफिनेटली फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। आपको मालूम है कि कोविड से लेकर सिंस कोविड जी का जो ड्यूरेशन गुजरा है,
इसने मुआशी तौर पर जी। ना सिर्फ हमारे अदर सेक्टर्स को डिस्टर्ब किया है, अच्छा जी। बल्कि एजुकेशन के सेक्टर को बहुत हद तक इसने डिस्टर्ब किया है। अच्छा उसकी जी। रीज़न ये है जी। कि आज के दौर में एजुकेशन जितनी अच्छी होगी सर, जितना उसका लेवल अच्छा बिल्कुल। होगा, जितने टीचर्स अच्छे होंगे, बिल्कुल। उतना ही आप जो है इस माशरे के अंदर अच्छी पोजीशंस ले सकेंगे, बिल्कुल। बेहतर अंदाज के अंदर आप सरवाइव कर सकेंगे। अच्छा जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जी। वो लास्ट 3 इयर्स से मतलब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जी। अर्निंग बहुत कम है, जी। जिसकी वजह से लोग अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और मेरा ख्याल है कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान इस पिछले 3 सालों के अंदर हुआ है। अच्छा, आपका राना साहब ये कहना है कि इन पिछले 3 सालों में जो मुआशी हालात की वजह से सबसे ज़्यादा एजुकेशन इफ़ेक्ट हुई है। अच्छा राना साहब, आपने चूँकि बताया आपका चेन कॉलेजेस का काम है, तो डिफरेंट कितनी ब्रांचेस हैं आप लोगों की? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना 6 ब्रांचेस हैं। 6 ब्रांचेस हैं। जी, जी। ये आपने फ्रेंचाइज ली हुई हैं सर, या कि आप नहीं इसको सर, ओन करते ये हैं? सर ऑन करता हूँ, मेरा अपना ये ब्रांड है, प्रोजेक्ट अपना है जी आपका? बिल्कुल अपना अच्छा अच्छा, project वेरी गुड। है। अच्छा राना साहब, सेकंडली जो मेरा सवाल है ना वो ये बताइएगा एजुकेशन को लेके कि आप लोगों के पास कोई ऐसा कोटा भी होता है जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते, या जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं वो ये कि इनको किस कैटेगरीज में इसको हम कैटेगराइज्ड करते जी। हैं, बेसिकली कैटेगराइज्ड करते हैं हम ना स्कॉलरशिप स्कीम्स के ऊपर, अच्छा जी। जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होते हैं जी। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मार्क्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। जी। हमारा बेसिकली इदारा जो है सर, इस इदारे में एक वेलफेयर काम कर रही है, जिसकी बुनियाद हमने तकरीबन कोई 6 साल पहले रखी थी, जी। HB वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। HB वेलफेयर HB फाउंडेशन सर क्या स्टैंड करता है सर, दिस इज स्टैंड्स फॉर हबीब एंड बिल्किस। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे ओके। फादर और मदर के नाम के ऊपर ये हमने फाउंडेशन शुरू की थी। जी ठीक। तो इस फाउंडेशन का पर्पस ही ये था कि जो क्वालिटी एजुकेशन है एट अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर वो किस तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। इस कोविड के अंदर सर हमने स्पेशली लोगों को बहुत सा रिलीफ दिया है। हमने FSC, ICS और ICOM जैसे सब्जेक्ट्स को अच्छा जी। सिर्फ 1500 पर मंथ के अंदर, जी 1500 पर मंथ में जी। हमने ये एजुकेशन डिलीवर की है जी। इस पूरे कोविड के अंदर। ये हमारे इदारे का एक कह लें कि एक ख़ास मुकाम रहा है कि हमने कोविड के अंदर लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दी है। मैक्सिमम रिलीफ दी है। चलें, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा राना साहब, दूसरा मुझे मुआशी हालात जो इस वक्त हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, इसमें आप किसको ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? मुआशत के लिहाज से ना, जी। जैसे आप बात कर रहे थे सलमान साहब से, जी। देखिए हम पढ़ते रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर जी। ग्रोथ किस तरह होती है। जी। ग्रोथ सर बेसिकली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने से। बिल्कुल। जैसे हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया, जी। रोड्स को बिल्ड किया, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, जी। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने वर्किंग की, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पर आया? हमारी मईशत के ऊपर। बिल्कुल। लोगों के रोज़गार बेहतर होना शुरू जी। हुए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मेरा ख्याल है 2 से 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी रही है इस हिस्से के अंदर कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से घराने जो हैं उनके जो अर्निंग करने वाले लोग थे, जाहिर है अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो किस तरह से सर सरवाइव करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और यही मेरा ख्याल रीज़न है मईशत के नीचे जाने की, यही वजह है। नहीं, मईशत नीचे जाने की, चलें राना साहब आपने अपने अंदाज में जो बयान किया वो तो ठीक है
क्या मुआशरत को ख़राब करने में, मुआशरत नीचे जाने में क्या पब्लिक का भी रोल है या सियासतदानों का रोल है, या जो आप यूँ कह लें कि जो कानूनदान है, या उनका कसूर है? सर देखें, अगर तो हम रूल्स की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो हमारे जो मुल्क का कानून है इसमें हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो अर्न कर रहे हैं, नहीं अर्न कर रहे, वो किस तरह से अपने आप को लेकर चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर लिहाज से इन्हें सपोर्ट करे। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। हम देखते हैं सर, पास्ट के अंदर भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं जिसमें जिस तरह आज का आपका प्रोग्राम है जी, नौजवानों के ऊपर, जी बिल्कुल, तो इन्हें रोजगार देने के लिए नए से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर होता क्या है, स्टार्ट तो किए जाते हैं, उनको स्टार्ट किया जाता है, लेकिन उन पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती जो रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल। मतलब एक इनिशियल स्टार्ट ले लिया जाता है, देन लेट इट गो, छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि काफ़ी कमी है हमारे मतलब इस सेक्टर के अंदर, ठीक, कि रूल्स बनाते हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा राना साहब, मेरा जो अगला सवाल है ना जी आपसे, वो आपसे डायरेक्ट आपसे ताल्लुक़ है उसका, क्योंकि आप उस सिस्टम का वो हिस्सा हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ किसी भी तरक्की याफ्ता नाज़रीन ममालिक में एजुकेशन फ्री होती है, हेल्थ फ्री होती है। तो आप देखते हैं अब आपके जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उनमें हेल्थ, बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। तो फिर आप उनका जो ग्रोथ है वो भी देखते हैं, उनकी परसेंटेज एक बहुत ज़्यादा। राना साहब, ये चूँकि आप तो बीच में आप आए होंगे, चूँकि ये तो एक हमारा जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है ये तो बहुत देर से चल रहा है। क्या मुल्क में जो हमारी यंग जनरेशन के लिए जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पैसे ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, एक दूसरा हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एजुकेशन उनकी ख्वाहिश होती है कि हम मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाके एजुकेशन लेके आएँ, क्या कोई ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं बन सकता कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो स्कूल से कई करोड़ बच्चे बाहर हैं, वो स्कूल में आ जाएं, सस्ती एजुकेशन हो जाए? अब ये कंसेप्ट कब ख़त्म होगा कि लोग प्रेफरेंस देते हैं सरकारी स्कूलों से बच्चे निकाल के प्राइवेट स्कूलों में भेजने की, तरजीह देते हैं? उसकी एक तो वजह, अगर इसको इक्वलाइज कर दिया जाए या सारे प्राइवेट कर दिए जाएं या सबको गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ले, इस पे क्या ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि मैक्सिमम जो बच्चे बाहर हैं वो स्कूलों में आ जाएं? मैं समझता हूँ एक कैरियर, किसी भी बच्चे का कैरियर है, उसमें तरक्की की बेहतरीन जो आप रूह फौंक दी जाती है वो एजुकेशन होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो मैंने प्राइवेटाइज एजुकेशन की बात की, इस पे प्लीज जरा मेरे नाजरीन को एक भरपूर सा, एक हेल्दी सा आंसर दें। बिल्कुल सर, इसमें ना मेरे नज़दीक, क्योंकि आपने क्वेश्चन पर्सनल किया है जी, कहा यह जाता है कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स जितने भी हैं ये बिजनेस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, एक सादा सी एग्जांपल है, आप एक शॉप पर जाते हैं जी, आप वहाँ से 1 किलो चीनी परचेज करते हैं जी, अगर आप चीनी के पूरे पैसे देते हैं जी, और आपको वज़न में भी वो चीज़ पूरी मिल जाती है जी, तो दुकानदार भी दयानतदार और ख़रीदने वाला भी दयानतदार। जी। अगर ऐसा हो कि आप पैसे पूरे पे करें और आपको चीज़ पूरी ना मिले जी, तो फिर गलती पर है। बिल्कुल। तो मैं अपने प्राइवेट सेक्टर्स को सर, एजुकेशनल जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इसी नज़रिए से देखता हूँ जी, कि अगर हम वहाँ पे करते हैं ना सर, तो हमें उसका रिवॉर्ड पूरा मिलता है, ठीक, जिसकी वजह से लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स की निस्बत प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और बड़ा मेजर फैक्टर है इसमें, आप एग्री करेंगे, अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर सर। जी, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काबिल नहीं है, वो बहुत काबिल है, हमसे बहुत काबिल हैं, सही,
लेकिन कमी कहाँ पर आती है, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ठीक। अगर टीचर्स वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशंस काम कर रही है तो कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है जी। कि आपका टाइम टेबल क्या था, आपने अपना सिलेबस क्लियर किया नहीं किया। क्या होता है, जितना कवर हो चुका है उसी को उन्होंने पेपर्स के अंदर देकर उसे कंप्लीट कर देना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर सर अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर एग्जिस्ट करता है। जी। टीचर को जो सिलेबस दिया जाता है टर्म्स में डिवाइड करके उसे पूछा भी जाता है कि आपने ये टर्म वाइज सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया, जिसकी वजह से आप देखें एक गवर्नमेंट इदारे का बच्चा और एक प्राइवेट इदारे का बच्चा अगर आप उसे कंपेयर करते हैं तो उसके पास, प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट के पास नॉलेज ज़्यादा होता है क्योंकि उसने सिलेबस कवर किया हुआ है सर, और दूसरे जो बच्चे हैं उन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया। इस वजह लंगड़ी से लोली किस्म उनके की पास एजुकेशन लेने के बाद जब वो बेचारे मैट्रिक या 5वीं 6ठी क्लास में पहुंचते हैं तो मुझे अब तक जो पता है वो 5वीं 6ठी क्लास में तो ABC बोलना शुरू करते हैं। ठीक। तो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं मेरा ख्याल में वो प्रेप से ये चीज़ें उनको कहीं आगे की पता होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम में चले जाएं तो उनके 7 क्लास के बच्चे, जब मैं अपनी बात करूं या मेरे ख्याल में अगर आपकी बात करूं तो हम जब टाट स्कूल में थे, या अगर हमारे गांव में जो टाट स्कूल था या उससे बेहतर अगर आप गांव में शहर में आ जाते हैं तो थोड़ी बेहतर एजुकेशन थी। मैं बात कर रहा हूँ 75 की, मैं बात कर रहा हूँ 80 की, मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त इंटायरली डिफरेंट सिस्टम था एजुकेशन का। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या ये कब उन बच्चों की किस्मत कब बदलेगी, उसका निज़ाम कैसे ठीक होगा? ये क्या प्राइवेट जितना सेक्टर है क्या ये भी उसमें को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, या कि ये सिर्फ अपनी फीसें या अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में है, या ये डिलीवर भी कर रहे हैं कि नहीं? सर बेसिकली है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है ना जी, ये इसने बहुत सा लोड लिया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर्स का। अच्छा जी। लोड शिफ्ट होकर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आ गया है। जी अगर गवर्नमेंट सेक्टर को इम्प्रूव कर लिया जाए, जी, इम्प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा? जी, चेक एंड बैलेंस ही करना है ना सर। बिल्कुल। टीचर्स आपने दे दिए, सैलरीज आपने इम्प्रूव कर दी, उनकी हर तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट टीचर्स को अवेलेबल है इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, रेजिडेंस से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर फैसिलिटी गवर्नमेंट टीचर को मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब करना क्या है सर कि क्या चेक एंड बैलेंस हमारा इतना मजबूत है कि हम ये देख सकें जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए टीचर्स को हायर किया गया है, क्या वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ ये एक फैक्टर के ऊपर गौर कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे मुल्क की मईशत पे, इस वक्त मौजूदा जो हमारे सियासतदान है इस पे बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। चूँकि आपसे डायरेक्ट ताल्लुक़ है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आपसे बात इसलिए लंबी बात कर रहा हूँ कि चूँकि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, आपके पास ऐसे कितने केसेस हैं जो बच्चे फीसें नहीं अदा कर पा रहे? आपके पास ऐसे कितने बच्चों की परसेंटेज है जो बच्चे आपको आके या उनके पेरेंट आके रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारे से पढ़ाया नहीं जा रहा, या हम बच्चों को स्कूल से लेके जा रहे हैं, या बच्चों की फ़ीस आधी कर दें? इतनी ये परसेंटेज कितनी है और कब से स्टार्ट हुई है? सर इसमें ना इस तरह है क्योंकि मेरे स्कूल्स भी हैं और कॉलेजेस भी हैं। स्कूल्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 60 to 70%। अच्छा जी। पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा। जिन्हें हम स्पेशल कंसेशन देते हैं, ठीक, या कंसेशन कह लें, या उनको इस तरह से रिलीफ दिया जाता है कि 6 से 7 माह की भी फ़ी हो जाती है लेकिन बच्चों को कंटिन्यू करने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उनको स्कूल से निकाल दिया जाए। स्कूल से निकाला जाए, ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा राना साहब, दूसरा
सियासत पे अगर बात करें तो चूँकि आपकी तरह के जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनकी बड़ी नज़र होती है सियासत पे भी। अच्छा राना साहब, मुझे बताइए कि नवाज शरीफ या इमरान खान? नवाज शरीफ सर। अच्छा सर, जरदारी साहब या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ सर। ठीक। अच्छा, इसकी ज़ाती आपका लगाव है या कि आप इस पे कोई आपका विजन है? सर विजन इस लिहाज से है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो प्रोग्रेस है जी, मुआशी लिहाज से हो, एजुकेशन के लिहाज से हो जी, या वो सर हेल्थ के लिहाज से है, जी, वो जो हमने लास्ट इनके पूरे टेन्योर के अंदर देखा है, जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया PML नून ने। अच्छा, ठीक है। हमारा एजुकेशन सेक्टर जो था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है। एक और मैं नाम लेना चाहूँगा काफ लीग का। जी, चौधरी परवेज लाई साहब का। हाँ जी सर, उस दौर में भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की गई चौधरी, इसमें कोई दुराही बात नहीं नाज़रीन, चौधरी परवेज लाई ने पहली दफ़ा जो सरकारी स्कूल हैं बिल्कुल किताबें फ्री कर दी थी। ये चौधरी परवेज लाई को क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दुराही बात नहीं है। जी आप प्लीज़। तो सर वो चीज़ हमें ना नज़र आती थी। ठीक। अभी देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कोविड के हवाले से। जी। आप बैंक्स में चले जाएं, ठीक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर चले जाएं, जी, इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल है किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक, इंटरेस्ट फ्री लोन है बिजनेसमैन के लिए। जी। कहीं पर भी आपको कोई ऐसा स्लोगन या कोई ऐसा ब्रोशर नज़र नहीं आएगा जी, जिस पर इस चीज़ को टैकल किया जाए, इसको कहा जाए कि जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन या कोई इस तरह की फैसिलिटी दी गई है। ठीक। कोविड के अंदर एक तो ए क्लास स्कूल थे ना सर, जी, जो अफोर्ड कर सकते थे, जो साल भी बंद रहते हैं अफोर्ड कर सकते जी। हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर सर सी ग्रेड स्कूल्स थे, जी, जो कमाते थे जी, वो या तो खुद खा जाते थे, बिल्कुल ऐसे, या बच्चों पे लगा देते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अपने रेंट्स को, अपने टीचर्स को बिठाकर सैलरीज दे सकते। ठीक। तो उनको भी सपोर्ट नहीं किया गया कि हमने इजलास सुने, सूबाई असम्बली के भी सुने और कौमी असम्बली में भी। जी, ठीक। सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ने कभी भी आकर रोस्टम के ऊपर ये डिबेट नहीं की कि एजुकेशन को क्या करना है, ठीक है, कोविड में इसको सपोर्ट किस तरह करना है। ठीक है। कोई इस तरह की बात नहीं की गई, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, कोई रूल्स, कोई इस तरह के आप समझते टेक्निक्स हैं नहीं कि बनाई गई। ये ब्लेम पीटीआई पे जाता है? बिल्कुल सर जाता है, क्योंकि इनके जो मोहतरम हैं मुराद राज साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने सर फोकस किया कि बंद कैसे किया जाए। अच्छा, मेरी बात, मैं पर्सनल जानता हूँ मुराद राज साहब को, अच्छे बंदे हैं, और मेरी उनसे कई दफ़ा नाज़रीन बात हुई है एज़ पर हिम मुराद राज साहब कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम स्कूलों को विज़िट कर रहे हैं। तब तो बहुत वावेला था। ये तो आज मेरी गुड लक है, या मेरे प्रोग्राम की गुड लक है कि प्रोफेसर साहब आप मौजूद हैं और मुझे बहुत सारे हक़ाइक़ से मेरे अवाम को आप आगाह कर रहे हैं। तो ये मुझे आप प्लीज़ दोबारा मुझे ये बताइएगा कि आप समझ रहे हैं कि स्कूल बंद कर रहे हैं वो, या बंद करने में उनकी कुछ लुदी है? मैं पर्सनली विटनेस हूँ इस बात का जी, कि हमारे इलाके के अंदर जो टीचर हैं नागी साहब जी, कहाँ की बात हो रही सर? ये सर ये टाउनशिप ग्रीन टाउन की बात हो रही, लाहौर की बात हो रही है। ठीक है। उन्हें उनकी सर्विसेज हैं एजुकेशन के लिए जी, उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को भी सर सर्व किया है मॉर्निंग में, और इवनिंग में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को भी सर्व किया है। जी, मैंने उन्हें इस दौर के अंदर पुलिस के आगे भागते हुए देखा है। अच्छा जी। और क्या उनका कसूर क्या था कि वो कोविड में भी चाहते थे कि बच्चों को तालीम दें। हाँ, तालीम देते हुए उनकी एकेडमी पर छापा मारा गया,
वो बेचारे जो हैं दूसरे दरवाजे से निकल कर भागे हैं। पर राना साहब, कोविड के अंदर अगर बात की जाए सॉरी, कोविड में तो देखें जैसे गवर्नमेंट ने मना किया था कि आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते, झुंड की सूरत में आप लोग नहीं बैठ सकते, चूँकि कोविड का फैलने का स्पेशली चूँकि मैं थोड़ा जानता हूँ तो कोविड स्पेशली जो क्रॉनिक पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा ये जो कोविड का दौरानिया रहा है बड़ा ख़तरनाक रहा है। उसके बाद आप यूँ कह लें वो पेशेंट या तो जो क्रॉनिक पेशेंट थे उनके लिए, जो एजड पेशेंट थे उनके लिए, या बच्चों के लिए, क्योंकि इनमें इम्यून लेवल बड़ा कम होता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी इसके जुंगल में आ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने जब मना किया है तो ये वाली जो आप बात कर रहे हैं ये तो ऑनलाइन सर्विसेज पूरे मुल्क ने स्टार्ट, पूरी दुनिया ने स्टार्ट रखी हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो कोविड के दिनों में इस तरह से बच्चों को बिठा के एजुकेशन दे रहे थे, देखें वो भी तो थोड़ी वायलेशन तो है ना जी ये भी। हाँ सर, इसमें ना मैं ऐड करूँगा इस बात को जी प्लीज़, कि देखें आपने नोट किया होगा कि कोविड के अंदर ना स्कूल्स ओपन हुए हैं। जी बिल्कुल ओपन हुए हैं, समरीज दी गई जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया गया कि स्टूडेंट्स के अंदर डिस्टेंस कितना होना चाहिए जी, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज को यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है जी बिल्कुल, या वॉक थ्रू गेट्स थे, अगर वो सारे मेजर्स कंप्लीटली उनको फॉलो किया गया हो जिस तरह दूसरे सेक्टर्स चल रहे थे सर, जी तो ये भी तो चलने चाहिए थे। बिल्कुल। लेकिन हमें ये नज़र आया है कि सबसे ज़्यादा सर, एक मैं बात इसमें आपको मतलब एज एन एग्जांपल कोट करूँगा यहाँ पर। प्लीज। जब मैं बच्चा था स्कूल जाता था सर, आप भी जाते थे जी ऑफ कोर्स, तो हमारे टीचर्स हमें कहते थे आपने बैज नहीं लगाया हुआ, जी बिल्कुल, कल अगर बैज ना लगा हुआ तो आपकी पिटाई हो जानी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम सब कुछ भूल जाते थे, बैज लाजमी लगाते थे। बिल्कुल। बताने का पर्पस ये है कि सीखने का जो सबसे ज्यादा क्रेडिट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जाता है जहां आप सीख सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाना चाहते हैं तो स्कूल से शुरू होगी, स्कूल से शुरू होगी। बड़ी अगर खूबसूरत आप बात, सर हैंड सैनिटाइज का यूज बताना चाहते हैं तो स्कूल से शुरू होगा, से शुरू होगा। तो जहां से शुरू करना था उसे बंद कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो सिखाना किसको था? तो इंटरनेशनल राना साहब जो सिलसिले रहे हैं, जैसे हम तो हमारी कोशिश होती है, हमारे सियासतदानों की, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, सब की कोशिश होती है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, देखी जा रही है तो उसको फॉलो किया जाए। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, पसमानदा जो ममालिक होते हैं वो दूसरे अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक को देख के सीखते हैं, वहाँ से देख के आते हैं और इम्प्लांट करते हैं अपने कंट्रीज़ में। तो ये जो आप फरमा रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस में ये प्रैक्टिस रही है? सर कोई प्रैक्टिस नहीं रही। अब देख लें, कोविड का अटैक सबसे ज्यादा चीन में हुआ। जी बिल्कुल। उन्होंने किस तरह रिवाइव किया, सबसे ज्यादा किस तरह उन्होंने मेजर्स लगाए, जी ठीक है, किस तरह उन्होंने स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग उनकी करवाई, बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं। उन्होंने मतलब वो चीजें प्रोवाइड की जिसके जरिए आप कोविड को रोक सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आपने जिस तरह बात की कि सर ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं, जी प्लीज जरूर, तो ऑनलाइन एजुकेशन में सर ये पूरा एक मैकेनिज्म था ना जी। जूम आपने किस तरह यूज करना है, ठीक है, आपने सर व्हाट्सएप यूज किस तरह करना है। मोस्टली टीचर्स जो थे उन्हें जूम मीटिंग का पता ही कोई नहीं था जी, उसमें आईडी कैसे बनानी है, ऐड किस तरह से होना है, ये चीजें पता ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल जब सिखाया ही नहीं गया, बिल्कुल, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कोई 4, 6, 8, 10 माह के बाद ही हुआ, फौरन से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ऑनलाइन ने सर उस तरह से वर्क नहीं किया, बिल्कुल, जिस तरह से एक रवायती हमारा जो हम कर सकते थे, जो हमने वो भी नहीं किया, जो मैक्सिमम हम कर सकते थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे सवाल जवाब का सिलसिला हमारे मेहमानों से जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप मेरे जो अगले मेहमान हैं जनाब असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अली है सर। असद अली। जी सर। असद अली, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली MSc का। वेरी पंजाब गुड, यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड। असद, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जी जी सर। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर सर एक्चुअली जॉब करता हूँ, अच्छा, ठीक है, साथ में स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक हो गया, तो मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो 2-2:30 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ वहाँ से। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रूम में जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ थोड़ा। ठीक है। तो 4 बजे के बाद यहाँ पर ड्यूटी पे आ जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी चल रही है? जॉब भी चल रही है, ठीक है। सिर्फ अपनी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। तो कहाँ से ताल्लुक़, किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह। तहसील यहाँ बुरेवाला। हॉस्टलाइज्ड हैं? यहाँ पर हॉस्टलाइज है हम। अच्छा, वेरी गुड, जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसके बाद ये जो आप रात के इस पहर में शीशा हुक्का, गुड़ वाली चाय, साथ कवालियाँ, हाथों में हाथ दोस्तों के, तो ये सब कुछ एंजॉयमेंट है या बच्चे जो आपके दोस्त अहबाब हैं, क्लास फेलोज़ हैं, यहाँ रात गुजारने का मकसद क्या होता है कि खुशगपियाँ लगाई जाएं या एजुकेशन पे बात की जाए? तो या ये पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को पता होता है? जी सर, डेफिनेटली अगर हम जस्ट चाय वगैरह पीने या एंजॉय करने के लिए निकलेंगे तो हमारे पेरेंट्स को पता ही होता है। तो उनको, पेरेंट्स को ये भी पता होता है कि आपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के वहाँ बैठ के हुक्का पीना है? नहीं, असल में जो ऐसा काम करते हैं उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता है। नहीं पता होता। जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ असद कि यार किसी भी मुल्क के की ना रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग जनरेशन जो होती है, वो फ्यूचर होता है किसी भी मुल्क का। तो ये ठीक काम है शीशा हुक्का पीना? बिल्कुल, ये ठीक काम तो नहीं है। ठीक है, भले आप बाय फैशन करें इसको या ट्रेंड समझ के करें, कुछ मतलब भी ये समझ के ट्रेंड करें। बन गया ना अब, ये जी, जी। फैशन है। साथ हुक्का पी के यूं धुआं उड़ाना, साथ गुड़ वाली चाय पीना, साथ कवालियां देखना, साथ पैसे फेंकना, तो ये कब, ये आपको, ये तो बहुत स्पीड से लाहौर के अंदर ये ट्रेंड पकड़ता जा रहा है। ये आपको कुछ नज़र आता है कि ये कभी थमेगा? ये देखा जाए तो लगता नहीं है कि ये थम सकता है जितना ये फैल चुका है। अच्छा, इसको रोकने का तरीका कर क्या है? ये तो बैन है शीशा हुक्का तो। बैन तो है, लेकिन कुछ कैफ़ेज़ ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं, जस्ट अपनी कस्टमर अट्रैक्शन के लिए या सेल को बढ़ाने के लिए। तो इसमें काफ़ी लोगों की इंटरफेरेंस होगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो फिर ही ये चीज़ रुक सकती है। डेफिनेटली जी, ये इदारे जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जी। जब तक इस सिस्टम को, इस फैशन को रोकेंगे नहीं, तो आपकी नौजवान क़यादत जो है, ये आपकी यंग जनरेशन का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अच्छा सलमान, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं MSc का स्टूडेंट हूँ, CGIS डिपार्टमेंट से। अच्छा, ये मेरे ख्याल में IT की फील्ड है। IT की जी, फील्ड जी, है ये। पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा में। असद, तो मेरा- ये जो IT में आप कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है? हमारा जो फ्यूचर है वो बेसिकली वासा है, अच्छा जी, तो उसके रिलेटेड ही स्टडी है। उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग है, GIS के हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के हैं, और कंप्यूटर बेसिक्स हैं। तो उनको हम अच्छे से स्टडी करके अप्लाई करें तो। अच्छा, आप यही लाहौर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? कितने क्लास फेलो हैं आपकी क्लास में? हम 52 हैं। 52 हैं। जी। अच्छा, सबका ये सब्जेक्ट है? सबके और यही subject है। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं जी, आपके हम लोग यहाँ पढ़ के एक सडन लेवल एजुकेशन का लेके हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, बाहर से पढ़ के आएंगे। क्या यहाँ ऐसी एजुकेशन नहीं होती है कि जो बाहर ही जाना ज़रूरी लाजम होता है? नहीं सर, यहाँ पर डेफिनेटली बाहर के मुल्क से भी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं ना, वो
रोज़गार के लिए जाते हैं। अगर वो स्टडी के वीज़ा पर जा भी रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम असद है। ये स्टूडेंट है, लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी में, नामवर यूनिवर्सिटी में ये बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। मैं ये जो मेरा ये वाला सेगमेंट है ये सुनने वाला है। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि बच्चे एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए या एक को टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए मुल्क से बाहर जाना पसंद करते हैं। पसंद खाली नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं कि हमें पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए। मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या मेरा मुल्क आपको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता? क्या मेरे मुल्क में वो तालीम नहीं है जो मेरे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है? क्या मेरा मुल्क क्या इतना अहल नहीं है कि मेरे मुल्क में वो सारी तालीम, वो ज़ाब्ते सारे मौजूद हैं जो कि सिर्फ बाहर ही स्टूडेंट ढूंढने जाते हैं? ये सवाल मैं इस बच्चे से करूँगा और आप सुनिएगा। ये उन माँ बाप के लिए बड़ा अहम सवाल है, उन बच्चों के लिए बड़ा अहम सवाल है जिनके सर पे भूत ये सवार हो जाता है कि हमने बाहर जाके पढ़ेंगे तो ही हम हायर एजुकेशन ले सकेंगे। जी असद, मुझे बताओ बेटा कि जो लोग पसंद करते हैं कि हमने बाहर जाके एजुकेशन लेनी है, तब ही हमारे पे सर पे सोने का ताज सजेगा, तब ही हम बहुत अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेके आएंगे। क्या मेरा मुल्क अहल नहीं है इसका? बिल्कुल अहल है सर। जैसे डिपार्टमेंट और एजुकेशन और प्रोफेशनल टीचर्स यहाँ पर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगे चंद होंगे, लेकिन यहाँ पर मोस्टली, और जैसे कहते हैं ना एक छन्ना लगा हुआ है, उसमें छन्न के निकलते हैं। बिल्कुल। तो मेरा अभी तक जिन भी गवर्नमेंट प्रोफेसर के साथ पढ़ा है वास्ता, तो उनके पास एक नॉलेज का अंबार है। हम जितना उनको सुनते जाते हैं हम इंजॉय भी करते हैं और डेप्थ में भी जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो बाज़ का तो इतना उनको सुनते हैं कि टाइम उनके पास शॉर्ट होता है और हम आपके पास बहुत टाइम होता है, दिल करता है उनको सुनने का। सही। तो जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में ख़ास तौर पे लोग मरते हैं जाने के लिए जी, वो इसी रीज़न के साथ जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। जी, ठीक है। अच्छा, स्टडी उनका ये कहना है कि वो इसलिए जाते हैं, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं जाते, वो वहाँ पे नौकरियाँ हासिल करने के लिए या सेटल होने के लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एजुकेशन अच्छी ना हो। हर जगह ही अच्छी है अगर स्टूडेंट वहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कुछ फाइनेंशियली तौर पर वीक होते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते, तो हमने देखा है यहाँ पर बहुत से वीक जो हैं घराने, उनके बच्चे बहुत अच्छी हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं। अगर इसकी एक एग्जांपल मैंने देखी है अपनी यूनिवर्सिटी में, बल्कि अपनी क्लास में। मेरा क्लासमेट है, वो जनूबी अफ्रीका से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। तो एक साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। अच्छा, गुड। तो लोग यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसलिए कि यहाँ की एजुकेशन जो है वहाँ की एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। वेरी गुड। अच्छा, आप जो नाम असद, मुझे बताइए कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो, टीचर हमारे बड़े स्किल्ड टीचर हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े माशाल्लाह मतलब रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स की, और अपना जो आप जिस रूल से पढ़ रहे हो ये सारा कुछ, तो इसमें आपकी यूनिवर्सिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आप ऐसा भी कुछ देखते हो कि इस महंगाई की वजह से आप हमारे जो यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में भी कोई असर पड़ा? जी सर, बिल्कुल पड़ा है। जिनके पास तो जॉब्स वगैरह हैं वो तो अपना किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। ठीक है। तो जिनकी फैमिली सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, इसलिए। लेकिन जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है उनके लिए ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने अखराजात जो है ना, फीसिस तो किसी ना किसी तरह वो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक अखराजात हैं डेली बेसिस के, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो अच्छा असद, मुझे बताएं कि जो माशी हालात हैं इस वक्त मुल्क के, पेट्रोल कहाँ था, कहाँ से कहाँ 75 से शुरू हुआ है, अब 300 पे गालबन आ गया है। तो इसको आप, इस महंगाई को आप लोगों की ज़िंदगी पे, घर वालों की ज़िंदगी पे, या आपके दोस्त अहबाब इस माशरे पे, क्या आपकी नज़र में क्या असर पड़ा है?
इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ा है। पहले की निस्बत अभी ज़िंदगी बड़ी टफ चल रही है, तो लेकिन फेस कर रहे हैं। इंसान नीयत हो तो कुछ भी कर लेता है। आपको तो लगता है कहाँ थमेगा जाके ये निज़ाम, थमेगा भी कि नहीं? ये हमारे मुल्क का जो सरबराह होगा, अल्लाह पाक भेजे किसी को ऐसे को कि वो इस चीज़ को थोड़ा बेहतर करे, अच्छा, माशी हालात जिससे बेहतर हो सकें। अच्छा, मुझे लेकिन- असद बताएं कि इस मुल्क को आपकी नज़र में कौन बचा सकता है? जो आपने जैसे पहले बताया कि जो बेसिक है वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी मुल्क की। तो एजुकेशन लेने के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे काबिल जो निकलेंगे और जिनकी नीयत साफ़ होगी, इस मुल्क के साथ जो मुखलिस होंगे वही इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली देखा जाए तो महंगाई बढ़ती दर बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो पा रही। हम ही को करना होगा नेक्स्ट, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके, अदारों को स्टूडेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करके। किसी सियासतदान से उम्मीद है? उम्मीद पहले जब हम मैट्रिक के या एफएससी के स्टूडेंट थे तो शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद थी, जी। वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। इवन कि मेरा बीएससी में स्कॉलरशिप लगा भी था। तो जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जी। अच्छा, ठीक है। और मुझे और मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम हमजा जी। हमजा साहब। हमजा साहब करते क्या आप? मेरा जी ई कॉमर्स का काम है। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, क्या है, मेरे नाज़रीन को बताएं। ई कॉमर्स होता है जी, हम और ये जो गुड्स होते हैं ये सारे ऑनलाइन सेल करते हैं। जैसे अच्छा। आप देखते हैं ये ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स होते हैं, एक ऑन ग्राउंड सेल करते हैं। हम इसी तरह चीज़ों को ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं। तो हमजा साहब, ये जो आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त दुनिया में ये इतना एक्सप्लोर हो चुका है, इससे मैं समझता हूँ लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपने इसके कोई ऑफिसेस बनाए हुए हैं या कि सिर्फ फ्रीलांस लोगों को घरों में बैठे ट्रेन कर रहे हैं? ये जी हमने अपने ऑफिस बनाया हुआ है, प्रॉपर इस पे एजेंसी है। अच्छा, हमारे माशाल्लाह। अंदर लड़कियां हैं जो इसमें काम करती हैं। अच्छा, वेरी तो गुड। इसमें हम टीम वाइज इसको लेके चलते हैं। अच्छा, बाकी कुछ लड़के हैं हमारे जो रिमोटली भी इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों में, तो इस तरह हम मैनेज करते हैं। अच्छा, इस पे हमजा साहब ये बताइएगा कि ये तो बड़ा एक अच्छा ट्रेंड आपने जी बताया, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आपने शेयर किया है। ये जो हमारे इस वक्त स्टूडेंट हैं, यंग जनरेशन हैं, आप इसको के मैं चूँकि मेरे आज प्रोग्राम का जो मौजू है यंग जनरेशन है, तो आप भी जवान हैं माशाल्लाह। यंग जनरेशन इस वक्त जो लाहौर में एक ट्रेंड चल पड़ा है, शाम को चाय पीना, शीशा हुक्का पीना, गुड़ वाली चाय पीना, साथ कवालियाँ सुनना, गाने सुनना, मौजें करना। और माँ बाप आते हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, हॉस्टल्स वाले लड़के लड़कियां यहाँ बैठ के खुश गपियों में, और सुबह होते ही फजर के बाद या फजर से पहले वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या एजुकेशन लेंगे, इस पे क्या मुझे थोड़ा तबसरा कर दें ज़रा। देखिए जी, इसमें यह है कि हमारे मुल्क के कुछ हालात इस तरह के हैं कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। आप ये चीज़ नोट करेंगे कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, मतलब कि मैट्रिक के, एफएससी के, उनमें बर्डन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है घरेलू मामलात की वजह से, क्योंकि इकॉनमी के हालात कुछ ठीक नहीं है, घर से प्रेशर। तो फिर एंजॉयमेंट के लिए लोगों का होता है, बैठते हैं थोड़ा सा माइंड अपना इधर उधर डाइवर्ट सर, ये डायरेक्शन चेंज नहीं बच्चों की हो रही? इसमें हम डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए हमें माँ बाप को एक्चुअल में। हाँ। इसमें प्यार से बच्चों को डील करना प्यार से चाहिए, डील दोस्त करना बनना चाहिए। एक्चुअल में इशू ये है, हाँ। जब माँ बाप सख्ती करता है ना, फिर बच्चा और इस तरफ को निकलता है, बाहर इंजॉयमेंट ढूंढता है। चलें। लेकिन अगर माँ बाप उनको ट्रैक सही तरह हाँ, बिल्कुल प्रोवाइड कर फोकस दे, करें तो इसको ठीक तो किया जा उसको सकता different तरीके है। से अच्छा आप हमजा साहब, नवाज शरीफ या इमरान खान? देखिए जी, मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने इसमें क्योंकि हमने दोनों की हुकूमतें देखी हैं, सारा कुछ एनालाइज किया है जी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान बेस्ट है। Better, जरदारी better। साहब या नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ obviously। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू वेरी मच। Thank you। मेरे ये भाई को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, काम क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा अब्दुल्ला भी माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला भी, चूँकि हमारा मौजू आज यंग जनरेशन है, पाकिस्तान में यंग जनरेशन 66% से ऊपर है माशाल्लाह। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में यंग जनरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यंग जनरेशन, आप चूँकि कैफ़े में बैठे हुए हैं, आप रोज़ाना यहाँ आते हैं जी? ओकेजनली ओकेजनली आते विजिट हैं। करते हैं। अच्छा, आप चूँकि देखते हैं कि लाहौर की मुख्तलिफ शहरों पे, मुख्तलिफ चौकों में चाय कैफ़े बन गए हैं और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे टोलियों की सूरत में आते हैं, सारी सारी रातें गुजारते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप?
सारी रात तो नहीं, अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने 10 बजे का टाइम कर दिया गया है। जी बिल्कुल। तो ये सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे बच्चियाँ होते हैं, तो उस पर माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माँ बाप को क्या देना चाहिए, बेसिकली ये इसमें जो ज़्यादा है ना, यहाँ पे हॉस्टलाइज हैं। जी बिल्कुल। हॉस्टलाइज हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो स्पेंड किस करते तरह हैं से इसको late night मैनेज तक। किया जा सकता है? देखिए ये डी ट्रैक बच्चे हो रहे हैं, इसे किस तरह करेंगे? ये तो बच्चों को खुद चाहिए ना कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपना जो उनका रूटीन है उसे सीधा करें। ये सारे मोस्टली यहाँ पे लाहौर के अंदर जितने हैं वो आउटसाइडर्स हैं, बिल्कुल। आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, और बिल्कुल। वो यहाँ पर जो उनसा वो लेट नाइट तक वो कंपैरिजन अपना लाहौर के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं अपना। कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। असल में ना जी अब्दुल्ला साहब देखें, बात यह है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने जो अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, इसमें कोई दुराही बात नहीं है कि माँ बाप को चाहिए बच्चों पे फोकस करें, जो बच्चों को भी चाहिए अपना फ्यूचर को, टारगेट को सामने रखते हुए लाइफ गुजारें। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू था यंग जनरेशन। मैंने कोशिश की है कि यंग जनरेशन पे अपने जितने मेहमान थे उनका पूछूं कि उनका इस पे क्या कहना है, और जो मैं कहना चाहता था मैंने मैक्सिमम आपसे मटेरियल एक इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया है। नाज़रीन, मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा मौजू लेके आऊँ जो कि इस वक्त मौजूदा हालात से मुंसलिक हो, या कोई ऐसा मौजू हो जहाँ मेरे नाज़रीन को मैक्सिमम फ्रूटफुल कोई बात आप तक मैं पहुँचा सकूँ। अपने होस्ट मोहम्मद इलियास राना को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तबादला ख्याल में इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।